Good morning, students. I'm Akshay Tripathi, Assistant Professor, Global College of Law. Today we are here to discuss the Code of Criminal Procedure 1973. We'll first discuss a brief intro about the same in slide number 1. First, we will talk about the purpose. The purpose of the Code of Criminal Procedure is to lay down the procedure that to be adopted while dealing the criminal proceedings. It has been enacted on 25th January 1974. Enforced on 1st April 1974. Total number of sections 484. Total number of chapters 37. Schedules, it consists of two schedules, that is Schedule 1 and Schedule 2. Schedule 1 talks about the details of all compoundable offences that have been given under section 320. So kindly refer section 320 of CRPC. Schedule 2 talks about the provisions and formats of compliance. Now coming on to the history, it was first created in the year 1882, later on amended in 1898, and in 1955 the Law Commission made some important recommendations that were incorporated under CRPC 1973. Considerations under CRPC, the considerations that were laid down, there were three considerations. Firstly, that accused should get a free and fair and impartial trial, complying with the principles of natural justice. It was made to avoid the delay in the investigation and the trial. The criminal case should be settled within a stipulated time period as per the law, and the procedure should not be complicated and fair to each sections of the society. Now coming on to slide number 2. The classification of offences. As you can see, classification of offences there are 9 types of offences. पहला है offense, फिर है serious offense, फिर है heinous offense. एक मिनट. फिर बेलेबल ऑफेंस, फिर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, फिर कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल. ऑफेंस बेसिकली क्या होता है? ऑफेंस आपका एनी एक्ट, कोई भी एक्ट अगर आप क्रिमिनल एक्ट कर रहे हो जिसका इम्प्रिजमेंट 3 साल तक है, जिसमें 3 साल तक की सजा है, वो आपका ऑफेंस के अंदर आ जाता है. सीरियस ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें इम्प्रिजमेंट आपका 3 साल से 7 साल तक के लिए होता है. 3 to 7 years के बीच में जो भी ऑफेंसेस होते हैं आईपीसी में जो भी लिस्ट डाउन है, उसमें उनकी पनिशमेंट 3 से 7 साल के बीच में है, तो वो सीरियस ऑफेंसेस में आते हैं. हीनस ऑफेंसेस क्या होता है? हीनस ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें 7 साल से बियॉन्ड आपकी पनिशमेंट होती है, जिसमें आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी भी इंक्लूडेड है. वो आपके अबव 7 years एंड बियॉन्ड जो भी है आपके पनिशमेंट्स हैं, वो आपके हीनस ऑफेंसेस में आते हैं. बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years. 3 साल तक की सजा जिस ऑफेंसेस में है वो बेलेबल ऑफेंसेस में होता है. वहां पे बेलेबल ऑफेंसेस में क्या होता है? जो अक्यूज्ड होता है उसके पास राइट टू बेल होती है कि वो बेल ले सकता है, और जो ऑफिसर होता है जो अरेस्ट करके लेके आया या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसके पार्ट पे उसकी ड्यूटी होती है, ऑब्लिगेशन होता है कि वो बताए कि आपका ऑफेंस बेलेबल है, आप अपने वकील को बुला के आप बेल दायर करके बेल ले सकते हैं. नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर द ऑफेंसेस इन विच द पनिशमेंट इज बियॉन्ड 3 years एंड अबव. ठीक है, जिसमें पनिशमेंट आपके 3 साल से ऊपर है, डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की आपकी पनिशमेंट है, वो आपके नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं. वहां बेल एज अ राइट नहीं होता है, वहां बेल एज अ डिस्क्रिशन होता है ऑन द पार्ट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट कि वो आपको दे या ना दे अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड एविडेंसेस. कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अगर हम देखें शेड्यूल 1 में सेक्शन 320 अगर हम रेफर करें सीआरपीसी का, तो हमें पता चल जाएगा कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होता है. कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बेसिकली तुम्हारे वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें आपका सुलह हो जाता है, जिसमें आपका एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, विदाउट गोइंग टू द कोर्ट, विदाउट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, और म्यूचुअली सेटल डाउन कर दिए जाते हैं. चार्जेस अगर कुछ लेवल्ड हैं तो वो चार्जेस भी ड्रॉप कर दिए जाते हैं. वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं. नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो कि इतने सिंपल तरीके से ही आउट ऑफ द कोर्ट डील नहीं किए जा सकते हैं, जिनको कोर्ट में जाना ही पड़ता है, जिनमें आपका एक एज पर द लॉ, एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड आपको फॉलो करना पड़ता है, और यहाँ पे ट्रायल प्रोसीडिंग्स फेस करनी पड़ती हैं, तो वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आते हैं. अब हम आ जाते हैं
जैसे नॉन कंपाउंडेबल में आपके हीनियस ऑफेंसेस भी आ जाते हैं, सीरियस ऑफेंसेस भी आ जाते हैं, वो नॉन कंपाउंडेबल में आते हैं। अब हम आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बेसिकली वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस के पास पावर होती है कि वो आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट एंड विदाउट परमिशन ऑफ एंड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। वो आपको अरेस्ट कर सकती है, आपको उसके पास या तो रीजनेबल एप्रीहेंशन हो, या उसके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, या उसके पास रिटन कंप्लेंट हो दैट डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो उस बेसिस पे एक्ट करके पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बेसिकली क्या होते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बेसिकली होते हैं जहां पे पुलिस के पास पावर नहीं है कि वो आपको अरेस्ट कर ले विदाउट वारंट, उसको वारंट लाना जरूरी पड़ता है। मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन विद इन हुज लोकल लिमिट्स वो क्राइम अकर हुआ है, वहां से वो वारंट इशू करवाएंगे। उसके बाद मजिस्ट्रेट के परमिशन लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, तब वो आपका पूरा उस हिसाब से प्रोसीजर से चलेगा। नॉन काउंटेबल में अगर हम देखें तो सेक्शन 155 एंड सेक्शन 71 ऑफ सीआरपीसी डील करता है। सेक्शन 155 एनसीआर के बारे में बताता है, नॉन काउंटेबल रिपोर्ट दर्ज होती है, प्रायर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट जरूरी है नॉन काउंटेबल ऑफेंसेस को डील करने के लिए। और सेक्शन 71 बताता है सीआरपीसी का कि अरेस्ट विद वारंट। ऐसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में सेक्शन 156 एंड 41 बताता है। 156 बताता है कि कॉग्निजेबल केसेस में विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट भी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकती है पुलिस। एंड 41 बताता है अरेस्ट विदाउट वारंट सीआरपीसी का। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन टू बी स्टार्टेड विद प्रायर परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड अरेस्ट टू बी मेड विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय जुडिशियल। ये आपका नॉन काउंटेबल में हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी प्रोसीड ऑन टू slide number 3. Now students, coming on slide number 3, we will discuss about the important definitions that are incorporated into the Code of Criminal Procedure in section 2 of the said code. First we will talk about the complaint. Complaint means allegations made orally or in writing to magistrate, the judicial magistrate. चाहे हम orally बोले चाहे writing में लिख के बोले, वो complaint आता है. Secondly, come on to inquiry. Inquiry is a judicial term conducted by a magistrate or a court. Third, come on investigation. Investigation basically is an executive term proceeding to be carried out by a police officer in a particular case or any person authorized on his behalf by a magistrate. वो investigation के दायरे में आता है. फिर हम बात करते हैं लोकल जुरिसडिक्शन की। लोकल जुरिसडिक्शन का मतलब होता है विद इन हुज लोकल लिमिट्स एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड या इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ है। जैसे पुलिस का भी अपना लोकल जुरिसडिक्शन होता है, एक पर्टिकुलर कोर्ट का भी अपना लोकल जुरिसडिक्शन होता है, जो तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र अधिकार में, उस पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन में अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है, कोई एक्ट कमिट हुआ है, तो वो पर्टिकुलर कोर्ट और वो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन ऑथराइज है उसको इन्वेस्टिगेट और ट्राई करने के लिए। ठीक है, जो कि आपको दिख जाएगा सेक्शन 177 एंड सेक्शन 178 ऑफ सीआरपीसी में, आप रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लीडर की। प्लीडर कौन होता है? प्लीडर बेसिकली एक पर्सन होता है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में प्लीड करता है, वो ऑथराइज होता है एज एन एडवोकेट, या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि विद द परमिशन ऑफ द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट वो कोर्ट में अपनी बात रख सकता है, तो वो से हम प्लीडर कहते हैं। अब हम बात करते हैं पुलिस रिपोर्ट की। पुलिस रिपोर्ट बेसिकली डिफाइंड है सेक्शन 173 में। पुलिस रिपोर्ट हो गया, फाइनल रिपोर्ट हो गया, क्लोजर रिपोर्ट हो गया, चार्जशीट हो गया, ये आपका सब सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी में आपको मिल जाएगा। तो आप काइंडली उसको रेफर करके उसको समझिए कि वो चीज़ क्या होती है। अब हम बात करते हैं समन केस की। समन केसेस बेसिकली वो केसेस होते हैं जो कि आपको प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट जिसमें होती है 2 साल तक की, वो समन केसेस में आते हैं। कोई भी आपने एक्ट कमिट किया और उसकी अगर सजा 2 आईपीसी में 2 साल तक की है, एक्सटेंडेबल अप टू 2 इयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट, सेंटेंस्ड अप टू 2 इयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट, तो वो समन केसेस में आते हैं। ठीक है, तो समन केस आपका बेसिकली चैप्टर 20 में डिफाइंड है सीआरपीसी के, सेक्शन 251 से 259 तक ये मेंशन यहाँ हो रखा है, इसको आप रेफर कर सकते हैं समन केसेस को डिटेलिंग में समझने के लिए। अब हम बात करते हैं वारंट केसेस। वारंट केसेस बेसिकली वो केसेस होते हैं
जिनमें जो जो एक्ट होता है जिसकी पनिशमेंट आपकी 2 साल से ऊपर होती है, फिर वो चाहे आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेथ पेनल्टी को की इंडक्ट कर ले, वो सब आपके वारंट केसेस में होते हैं। वारंट केसेस बेसिकली आपका डिफाइंड है चैप्टर 19 में, और सेक्शन 238 से 250 आपका वारंट केस डिफाइंड है। आप वहां पे इसको रेफर कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू स्लाइड नंबर 4। Hello students, now we are on to slide number 4. Slide number 4 talks about chapter 2 of CRPC. चैप्टर 2 आपका बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, जो कि आपका डिफाइंड है सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 25 तक आप रेफर कर सकते हैं। अब इसमें आपका बात बताता है कि किस किस टाइप के क्रिमिनल कोड्स होते हैं। जैसे आपने देख रखा है यहाँ पे स्लाइड में, जेएम सेकंड क्लास, जेएम सेकंड क्लास यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर आपका एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको हम एसीजीएम कहते हैं, फिर आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम जिसको हम कहते हैं। वही अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरियाज की बात करें, जैसे बड़ी सिटीज जैसे आपका दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई, बंगाल हो गई, ऐसे ऐसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज कह लीजिए, तो वहां पे आपका सेम हायरार्की चलती है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नाम से। जैसे अगर हम ऊपर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जेएम सेकंड क्लास, जेएम फर्स्ट क्लास, एसीजेएम, सीजेएम है यहाँ पे, तो ऐसे ही मेट्रोपॉलिटन एरियाज में क्या हो जाता है आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एमएम फर्स्ट क्लास। वहां पे यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जेएम, यहाँ है एमएम, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन एरिया है इसलिए वहां पे एमएम कर दिया है, वरना आमतौर पर नॉर्मली आपका जेएम रहता है, जेएम, एसीजेएम, सीजेएम। या एमएम फर्स्ट क्लास हो गया, एमएम सेकंड क्लास हो गया, एसीएमएम हो गया, और सीएमएम हो गया, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आपका यहाँ पे हो गया। पावर सेम है, जुरिडिक्शन सेम है, ये हो गया। लास्टली हम लोग आते हैं असिस्टेंट सेशन जज पे, और फिर आते हैं हम लोग सेशन जज पे, और उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में आपके क्या क्या आ जाता है, एसडीएम, एडीएम एंड डीएम। इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, कानून को इम्प्लीमेंट करने की, एग्जीक्यूट करने की, एनफोर्स करने की इनके पास पावर होती है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के पास पावर क्या होती है, उनको एडजुडिकेट करने की, देखने के लिए कि प्रॉपरली वो इन्फोर्सिबल हैं, प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं, को वायलेट तो नहीं कर रहा है, कुछ है किसी को उससे ग्रीवेंसेस तो नहीं है उन कानूनों से, तो वो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स डील करते हैं। एसडीएम, एडीएम, डीएम। एडीएम फाइनेंस भी होते हैं, एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन भी होते हैं, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर भी होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये हायरार्की है क्रिमिनल कोर्ट्स की। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 25 ऑफ सीआरपीसी में मेंशन्ड है। आप लोग काइंडली इस सेक्शन को, इन सेक्शंस को आप रेफर कर सकते हैं डिटेल्ड स्टडी के लिए। ये हायरार्की बहुत ज़रूरी है। कल को जो लोग प्रैक्टिस में जाना चाहेंगे, जो लोग अपना प्रैक्टिस को एज अ एम अपना वो बनाना चाहेंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि किस किस लेवल से एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स डील होती हैं, कैसे कैसे केसेस, किस किस इंटेंसिटी के केसेस, किस किस आपके क्या कहते हैं पनिशमेंट के केसेस किस किस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, उनका जुरिडिक्शन क्या है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उनकी जुरिडिक्शन और पावर क्या है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। Students, coming on to slide number 5. Slide number 5 talks about chapter 3 of CRPC. Chapter 3 हमारा बात करता है jurisdiction and power of the criminal courts. अभी हम लोगों ने जो स्लाइड नंबर 4 में पढ़ा था कि किस किस टाइप के आपका हायरार्की है क्रिमिनल कोर्ट्स की, वो हमने पढ़ा था पीछे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अब हम बात कर रहे हैं कि उन क्रिमिनल कोर्ट्स की पावर क्या क्या है, क्या जुरिडिक्शन है उनके पास। तो ये डिफाइंड है तुम्हारा चैप्टर 3 में, सेक्शन 28 से 29 तक आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं। सेक्शन 28 से 29 आपका चैप्टर 3 में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, अब जो हमने हायरार्की पढ़ी थी, जेएम सेकंड क्लास, जेएम फर्स्ट क्लास, सीजीएम और एसीजीएम, हम लोगों ने सब चीज असिस्टेंट सेशन हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी। अब हम उसके पावर ऑफ जुरिडिक्शन पढ़ते हैं कि क्या क्या है। अगर हम जेएम सेकंड क्लास पे आते हैं, तो जेएम सेकंड क्लास बेसिकली बताता है कि इन मजिस्ट्रेट के पास जो है वो पावर है कि वो पनिशमेंट दे सकते हैं, 1 साल तक की इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, या फिर फाइन दे सकते हैं 5,000 रुपए का, या बोथ दे सकते हैं। ठीक है,
जेएम सेकंड क्लास, जेएम फर्स्ट क्लास पे अगर हम आते हैं तो इनके पास पावर जुरिडिक्शन पावर जो है वो है इनका 3 साल तक की ये सजा दे सकते हैं, 3 इयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट तक ये दे सकते हैं, यानी कि इनके पास वही ऑफेंसेज आएंगे जिसमें आपका 3 साल तक की सजाएं हैं, वो ऑफेंसेज इनके पास जा सकते हैं। फाइन 10,000 तक का लेवल कर सकते हैं ये फाइन, या फिर बोथ। हम सीजीएम पे आते हैं तो सीजीएम का मतलब होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनके पास पावर जो है वो 7 साल तक की सजा देने की पावर है इनके पास, 7 इयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट। सेम हायरार्की गोज विद द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसे हमने आपको पहले भी स्लाइड 4 में बताया था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट वही चीज होती है, बस क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया है इसलिए वहां पे होगा, तो सेम हायरार्की सेम पावर एंड जुरिडिक्शन चलता है। असिस्टेंट सेशन जज पे आते हैं, असिस्टेंट सेशन जज का है जो पावर जुरिडिक्शन वो 10 साल तक की सजा देने का है। एंड जब हम सेशन जज पे आते हैं, सेशन जज के पास पावर है कि वो ग्रांट कर सकता है कोई भी पनिशमेंट, ग्रांट एनी सेंटेंस एज ऑथराइज्ड बाय द लॉ, एज ऑथराइज्ड बाय द लॉ। ठीक है, इसमें आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ पेनल्टी भी इंक्लूडेड है। अगर आपको डेथ पेनल्टी देना है सेशन जज को तो उसे पूरा सेटिस्फाई होना पड़ेगा और उन्हें ऑनरेबल हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो आपको ये देखना है कि जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है क्षेत्र अधिकार, जहां तक उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की या उस पर्टिकुलर पर्सन की पावर लाई करती है उसे कहते हैं जुरिस्डिक्शन, क्योंकि उससे बाहर अगर वो काम करेगा तो वो इलीगल माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। और ऐसे चीज़ों के लिए जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स सरपास कर देते हैं, जब आपको जुडिशियल ऑफिसर्स सरपास कर लेते हैं अपने जुरिस्डिक्शन को, अपनी पावर को, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे नंबर टाइप्स ऑफ रिट्स में, जो कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में लगती है। प्रोहिबिटरी रिट लगती है एक, तो उसमें वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी फॉर योर नॉलेज हम आपको बता दे रहे हैं। तो प्रोहिबिटरी रिट इसीलिए लगती है क्योंकि वो अल्ट्रा वायर्स एक्ट करते हैं। अल्ट्रा वायर्स का मतलब ये है अपनी पावर अथॉरिटी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके वो जब काम कर रहे हैं तो वो इलीगल माना जाता है, अल्ट्रा वायर्स ज्यादा, तो उसको रिस्ट्रेन करने के लिए प्रोहिबिटरी रिट लगती है। तो जुरिस्डिक्शन पे अगर हम आ जाएं वापस, तो जुरिस्डिक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक होता है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब वो होता है कि वो पर्टिकुलर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो क्षेत्र अधिकार है वहीं तक उसकी पावर और अथॉरिटी लाई करती है, उसके बियॉन्ड उसका पावर अथॉरिटी लाई नहीं करती है। अगर वो बियॉन्ड अपना एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पावर अपनाएंगे तो वो इलीगल माना जाएगा। वहीं आ जाती है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है वो जुरिस्डिक्शन जो एज ऑथराइज्ड बाय द लॉ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जेएम सेकंड क्लास को अगर हम देखें, जेएम सेकंड क्लास के पास पावर है कि वो 1 साल तक की सजा दे सकते हैं, 1 साल तक की सजा दे सकते हैं, या फिर 5,000 रुपए का फाइन लगा सकते हैं, या बहुत से। ये इसका इनका पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है, ये इनका पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है। इससे हटके वो आगे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि उनको 1 साल तक की सजा देने के लिए ऑथराइज किया गया है, वो 2 साल की दे दे रहे हैं, 3 साल की अपने मन मर्जी से दे दे रहे हैं, नहीं, ऐसा वो इलीगल माना जाएगा। इसलिए और उसको माना जाएगा कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन अपनाया है विच इज इलीगल। तो ये है, अब आप इसको सेक्शन 28 और 29 में आप इसको डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं सीआरपीसी के।